आज हमारे बीच है एटा लोकसभा के बसपा प्रत्याशी मोहम्मद इरफान एडवोकेट। ये एटा लोकसभा से पहली बार चुनाव मैदान में है, लेकिन इनका अनुभव बहुत बड़ा है। 42 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद और कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर रहने के बाद उससे इस्तीफा देकर बसपा ज्वाइन की है। और आपको बता दें, इंदिरा गांधी के समय में 42 साल पहले जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय से ये कांग्रेसी थे, लेकिन इन्होंने इस बार बसपा ज्वाइन की और सीधे सीधे एटा लोकसभा के प्रत्याशी हुए। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्षेत्र में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं जनता को। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। दूसरा ये, मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं कोई हवाई नेता नहीं हूँ और ना मैं नेता बनना चाहता हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज की सेवा वकालत के रूप में पिछले 35 सालों से और एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में पिछले करीब 42 सालों से करता चला आ रहा हूँ। मेरी वकालत आप लोगों ने देखी है। मुझे अपनी वकालत के व्यवसाय से फुर्सत नहीं है, मुझे किसी और उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो आज की दुर्दशा है समाज की, परिस्थितियों की, बेरोजगारी की, चिकित्सा की, शिक्षा की, उद्योगों की, जो भी व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं किया। तब मुझे बड़ा तकलीफ़ होती थी और मुझे फिर इस मैदान में आना पड़ा। इरफान जी, जैसा अभी आपने सवाल उठाया कि जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे उन्होंने यहाँ के विकास की चिंता नहीं की, परवाह नहीं की और इसीलिए आपको राजनीति में आना पड़ा। आप कुछ तस्वीर बदलना चाहते हैं, कुछ समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। तो क्या क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या क्या आपने सोचा है कि अगर आप सांसद होते हैं तो इन चीज़ों को मूर्त रूप देंगे। देखिए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ समाज सेवक हूँ और ज़मीन पर रहकर ही समाज की सेवा करना चाहता हूँ। हमारे बीच में सबसे पहले अगर एटा में कोई विकास हुआ, वो विकास कांग्रेस ने किया। रोहनलाल चतुर्वेदी जी रेल लेकर के आए थे, उसके बाद रेल जहाँ थी वहीं है, 1 इंच आगे नहीं खिसकी है। पुराने ज़माने में जो कुटीर उद्योग चला करते थे, मारारा में चूड़ी का उद्योग था, अच्छे स्तर पर होता था। हमारे एटा के आसपास के गांव में, यहाँ प्रारपट्टी में और इधर शीतलपुर में, तमाम आसपास के गाँव में गिलट का काम हुआ करता था। आज वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग कहीं दिखाई नहीं देते। गंजनुनवारा में खादी का उद्योग था, वो उद्योग एक तरह से चौपट हो गया है, ख़त्म हो गया है। हमारे जलेसर में घुंघरू घंटी का उद्योग था, उसका भी विकास नहीं हो पा रहा और वो वहीं के वहीं दम तोड़ने की स्थिति में है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे जनप्रतिनिधि पुराने रहे, चाहे वो 3 बार के 5 बार के सांसद महादीपक सिंह जी रहे हों, उन्होंने तो वो तो मशहूर थे इस मामले में कि करना धरना कुछ नहीं है, उन्हें तो आना है और जीत के चले जाना है। उसके बाद सपा के भी सांसद रहे, उन्होंने भी कुछ भी प्रयास इन बेरोजगारी को दूर करने का नहीं किया और 3 बार से एक बार जो हमारे सपा के सहयोग से कल्याण सिंह जी बने थे, कल्याण सिंह को लाने की देन समाजवादी पार्टी की थी। उन्होंने ही उनको यहाँ भाजपा का खाता खुलवाया, निर्दलीय लड़े थे वो, और सपा ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था 2009 में। 2014 से और 2019 में 2 बार मौजूदा सांसद हमारे राजू भैया जो हैं वो रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने 2 बार रेल लाइन की मिठाई ज़रूर खा ली और लोगों को आश्वस्त कर दिया कि रेल बजट पास हो गया, रेल की वो हो गया, ये हो गया, लेकिन 1 इंच रेल के काम में कोई भी विकास नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जहाँ हमारी योजनाएं हैं, हम चाहते हैं एटा के उद्योगों को, इन कुटीर उद्योगों को, हम कपड़े के उद्योग को सूरत बना दें एटा में, हम इंडस्ट्री को लेवल उसका उठा दें और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दें। ये हमारा प्रयास रहेगा। और देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी माँ को भी पता नहीं चलता कि वो भूखा है। जनता रो रही है लेकिन नेता सुनने वाले नहीं हैं। मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का एहसास है और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है,
अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे जो कुछ भी करना है जनता के लिए करना है, इसकी गरीबी के लिए करना है, बेरोजगारी के लिए करना है। इरफान साहब, आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, एटा में, कासगंज में 5 विधानसभाएं हैं, बड़ा क्षेत्र है। आपको कौन कौन सी बड़ी समस्याएं लगी जिन पर काम होना अभी बाकी है एटा के विकास के लिए? मुख्य समस्याएं क्या है यहाँ की? हम जब जाते हैं निकल के तो गड्ढों से भरी हुई सड़कें हमें मिलती हैं, टूटी हुई सड़कें हमें मिलती हैं, गांव-गांव तक। हालांकि सड़कों के जाल बिछे तो हैं विकास के नाम पर, लेकिन उनका मेंटेनेंस पूरा नहीं है। ऐसी ऐसी सड़कें भी हैं कि अभी बनी हैं और 2 महीने बाद उखड़ गई हैं, उसकी कोई जांच नहीं होती है। एक भी आप उदाहरण बता दें कि किसी भी सरकार में, चाहे वो सपा की रही हो या कांग्रेस उसकी रही हो, भाजपा की, एक भी सरकार में किसी सड़क के ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, सरकारी धन आपको मिला, सरकारी धन का आपने दुरुपयोग किया और आपने सड़क में इतना रॉ मटेरियल गंदा लगाया, खराब लगाया कि सड़क जो 2 महीने में उखड़ गई। एक भी FIR आज तक नहीं हुई। ये जो है सरकार की विफलता है और ये सरकार की कमजोरी को दिखाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है कि वो जो है जनता के पैसे का दुरुपयोग सरकार से मिलकर के ठेकेदार कर रहे हैं। इरफान साहब, एटा के संसदीय इतिहास में आज तक बसपा का कोई सांसद नहीं हुआ, कोई खाता नहीं खुला और पिछला जो लोकसभा चुनाव था बसपा ने लोकदल और समाजवादी पार्टी के अलायंस से लड़ा था, तीनों साथ थे। इस बार आपने क्या सोचकर इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार किया और आप मैदान में कूदे हैं? क्या आपकी जीत का आंकड़ा है? क्या आपकी रणनीति है? बताएंगे। देखिए, बसपा पिछले बार 2019 में यहाँ मैदान में नहीं थी, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था गठबंधन का। 2014 में मैदान में थी तो इंजीनियर नूर मोहम्मद खान साहब जो हैं वो प्रत्याशी थे, लेकिन उनका सामाजिक टच बिल्कुल नहीं था। उससे पहले शेख सुल्तान लड़े थे यहाँ चुनाव, जो मुस्लिम प्रत्याशी थे, लेकिन वो पूंजीपति थे, भट्टे वगैरह उनके चलते थे, उनको क्षेत्र में कोई नहीं जानता था, इसलिए वो चुनाव में अपनी विजयश्री नहीं मिल पाए। ऐसा नहीं है कि बसपा का कोई मामला नहीं है, बसपा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, बसपा बहुत मजबूत पार्टी है और बसपा को कई बार विधायक हमारे चुन कर के आए हैं। और मैं अपना जो मेरा जो जनसंपर्क है, मेरी जो 35 साल की सेवा है लोगों के साथ मैंने कासगंज और एटा में की है, मैं जिस गांव में जाता हूं मुझे पूरा भरपूर उन जनता का सहयोग मिलता है, जन समर्थन मिलता है और लोग मुझे कहते हैं नहीं साहब आइए, चाय पीजिए, ये करिए, वो करिए। मैंने कहा भैया मुझे माफ़ करो, अभी मैं आपके पास समय नहीं दे पाऊँगा, बाद में आके दूँगा। और आपका जो समर्थन मुझे मिल रहा है, मैं इसलिए मुझे कोई गुरेज नहीं है और आप देखिएगा जो इस जन समर्थन का अपार जन सैलाब निकल के आएगा जो 4 जून को दिखाई देगा। इरफान साहब, एक और प्रश्न ये है कि बसपा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नियर फ्यूचर में हाल में कोई बसपा का बड़ा नेता आने वाला है जो आपका प्रचार प्रसार करे या आपका जो एक आवाज़ है वो दूर तक जाए, जैसा अन्य पार्टियों में हो रहा है? देखिए, बसपा की अपनी अलग रणनीति है, बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। एक तरफ 2830 दल भाजपा के साथ हैं और एक तरफ काफ़ी दल जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और बसपा बिल्कुल अकेली मैदान में है। वो अपनी मजबूती पे चुनाव लड़ रही है और ये इतिहास बनेगा कि इस बार एटा में बसपा की सीट निकल के आ रही है। रहा सवाल उसका कि कल अखिलेश जी आए थे, आज कल दूसरे नेता भाजपा की भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो ये सब आके जब निबट लेंगे तब बहन कुमारी मायावती 3 मई को आएंगी और एटा लोकसभा और हाथरस लोकसभा की संयुक्त रैली सिकंदराबाद में करेंगी। इरफान साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब से आपको टिकट मिला है या अन्य बसपा उम्मीदवारों की टिकट डिक्लेयर हुई है, एक प्रश्न आमतौर पर उछाला जा रहा है कि बसपा की जो टिकटें वितरित हो रही हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से हो रही हैं, ऐसा एक सोशल समीकरण बताया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे आरोप पर, क्योंकि आरोप ज़्यादातर जगह लगाया जा रहा है और बसपा की जो एक रणनीति है उसके तहत भी इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं? देखिए, ये भाजपा के लिए जो प्रचार सपा वाले कर रहे हैं उनकी कथनी में करने में कोई वो नहीं है। सपा अपना काम कर रही है, उसका जो दुष्प्रचार करने का काम था, जो भाजपा का काम था, वो अब सपा ने ठेका ले लिया है। अच्छा, आप किससे अपनी लड़ाई मानते हैं? आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी है, सपा है, आप हैं, कौन आपका नियरेस्ट राइवल है? किससे आपकी लड़ाई हो सकती है? मैं बताऊं आपको, मेरे सामने
मुझे नहीं लगता कि कोई टिकने वाला है। मैं अकेला मैदान में हूँ और मुझसे बहुत पीछे हैं दोनों। निर्दलियों की तो कोई बसात ही नहीं है। इस बार जो निर्दलीय हैं वो बेचारे अननोन चेहरे हैं, उनके बारे में कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, मौजूदा 2 बार के सांसद, वो बहुत पीछे हैं। और उनसे भी पीछे सपा के प्रत्याशी हैं, जो एटा में उनको सपा को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला, तो औरैया से, विधुरा से लेकर के आए और उनको यहाँ दिया। तो भाजपा और सपा का काम तमाम तो इन दोनों प्रत्याशियों ने आपस में कर लिया है। मेरी जनता, मेरे यहाँ के लोग, मेरे वकीलों का समर्थन, मैंने अधिवक्ताओं के विकास की जो योजनाएं बनाई हैं, उन विकास की योजनाओं के साथ, मैंने जनता के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं के साथ मैं अकेले चुनाव मैदान में हूँ और मुझसे सब पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मैं नहीं मानता मेरी बराबरी भी कोई है। और अगर कोई आ भी सकता है तो दूसरे नंबर पे मैं बता दूं, आने वाले वो राजू भैया हो सकते हैं और कोई आदमी या टिकने वाला नहीं है। आपने कहा दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह हो सकते हैं, चूँकि दूसरे नंबर पर किसी न किसी को आना ही है। ऐसा ही बीजेपी प्रत्याशी का भी कहना है। वो कहते हैं कि दूसरे नंबर पर बसपा हो सकती है। तो ये क्या आपस की एक जुगलबंदी है जो आप दोनों इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए, मौजूदा सांसद हैं वो 2 बार के, उनके पिताजी भी यहाँ रहे हैं। तो इस बार बसपा उस भाजपा की जो जीत थी, उस जीत की कबर खोद रही है। तो मैं ये जुगलबंदी कैसे हो सकती है? हाँ, सपा वाले कुछ भी इसका प्रचार कर सकते हैं। इन सपा वालों को तो कुछ और मिल ही नहीं रहा। पूरा मुस्लिम समाज मेरे साथ है, पूरा जाटव समाज मेरे साथ है, अनुसूचित जाति की दूसरी और जो पिछड़ी जातियां हैं, धोबी समाज है, कठेरिया समाज है, प्रजापति समाज है, ये सारी की सारी मेरे साथ हैं। और इसके अलावा बहुत से असंतुष्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी मुझे पूरा समर्थन दे रहे हैं। इरफान साहब, लास्ट सवाल ये है कि पहला और दूसरा चरण चुनाव का हो चुका है, उसमें वोटिंग परसेंटेज अपेक्षा के मुकाबले नहीं रहा, कम रहा है। ऐसे में आरोप यह है कि प्रधानमंत्री जी जो है, जो भाषण दे रहे हैं या बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, उनमें एक हताशा लग रही है। जैसे वो मंगलसूत्र वाला एक मुद्दा उछाल रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो कुल मिलाकर पॉलिटिक्स को एक डाइवर्जन देने की बात आरोप लगाई जा रही है, जिसमें मंगलसूत्र है, मुसलमान है, यानी एक जो कॉम्बिनेशन है उसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ने की बात चल रही है। मुझे तो हैरत हो रही है कि भाजपा इस बार मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है। ये हिंदू मुस्लिम तो करना चाहती है, उसने मंगलसूत्र का दे दिया, उसका दे दिया, और आज भी रोज़ाना वो मुस्लिम प्रधानमंत्री जी चिल्ला रहे हैं, उनकी निकल गई है हवा। बहन मायावती जी इस बार स्पष्ट रूप से तो नहीं आएगा बहुमत, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री वो बनने जा रही है। लेकिन आपने बहुत बड़ा प्रश्न उछाल दिया है कि इस बार बीजेपी मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं उछाल रही या मंदिर के बारे में जिक्र क्यों नहीं कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पूरी तरह से लगता है कि जो अन्य मुद्दे हैं वो हावी हैं और मंदिर का मुद्दा कहीं पीछे चला गया है। देखिए, मंदिर के मुद्दे में भाई, मंदिर किसका है? हमारे हिंदू भाइयों का है ना। और मंदिर का काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ के पुजारियों की, वहाँ के महंतों की, वहाँ के शंकराचार्य की। और उसका राजनीतिकरण करके, जबरन सत्ता का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री जी ने अधबने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जो अशुभ है। तमाम हमारे धर्माचार्यों ने इसको अशुभ बताया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। आज तमाम धर्माचार्यों के बयान आ रहे हैं और वो कहते हैं कि इसको यहाँ से भगा देना है। और उनसे कह दिया है मोदी जी से कि आप अपना झोला, जो पहले कहते थे 2014 में कि अपना झोला डंडा उठा के तैयार हो जाओ, कौन सी गुफा में जाओगे उसका पता बता जाओ। क्या आपका मानना है कि राजनीति से धर्म अलग रहना चाहिए, जो धार्मिक कार्य हैं धर्माचार्यों पर छोड़ देने चाहिए, और राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए, जैसा कि चुनाव आयोग, जैसा कि पूरी तरह से एक सिस्टम भी कहता है? मैं मानता हूँ धर्म एक आस्था का विषय है और राजनीति एक कर्म का विषय है। हालांकि कर्म ही पूजा होती है, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसी ही वही हमारी पूजा होती है। अच्छे कर्म होते हैं तो हमारी वो कर्म पूजा में गिने जाते हैं, और अगर बुरे कर्म होते हैं तो वो दुराचार में गिने जाते हैं। राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। मैं अपने धर्म पर अडिग हूँ, अच्छा हूँ, और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो अपने धर्म पर अडिग हैं और रहना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि राजनीति को, धर्म को राजनीति में घसीटने वाले अच्छा नहीं करते। तो ये थे एटा लोकसभा से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद इरफान एडवोकेट साहब, जिन्होंने बड़ी साफगोई से ये बात कही कि राजनीति से धर्म को अलग रखना चाहिए
और इनका मानना है कि एटा लोकसभा से वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। दूसरे नंबर पर अगर कोई प्रत्याशी होगा तो बीजेपी के राजवीर सिंह राजू भैया होंगे। इन्होंने लोकल से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक अपनी बेबाक राय रखी। देखना है आगे 7 मई को जब मतदान होगा तब ऊंट किस करवट बैठता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।